इसे जल्द से जल्द तैयार करो। और हाँ, तुमने देख लिया है ना, इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो बलि स्वीकार नहीं होगी और तुम्हारा काम कभी नहीं होगा। उस लड़के ने इशारे से ही अघोरी को बताया कि उसने सारी तस्दीक कर ली है। लड़की का कोई भी अंग भंग नहीं है। मानव या जानवर की बलि की सबसे पहली शर्त यही होती है कि उसका कोई अंग कटा फटा ना हो, वो बीमार ना हो। उसके बाद उस लड़के ने वहीं पास रखे मिट्टी के मटके का पानी उस लड़की पर डालना शुरू कर दिया। सिर से होता हुआ पानी नीचे जमीन पर गिर रहा था और आसपास के क्षेत्र को गीला कर रहा था। वह लड़की अपना सिर हिलाकर उस लड़के द्वारा की जा रही इस प्रक्रिया का विरोध कर रही थी, लेकिन ना तो उस लड़के को उसकी परवाह थी और ना ही अघोरी को। उसके बाद उस लड़के ने लाल रंग का घोरा एक कटोरी में लिया और लड़की के पैरों में लगाने लगा, जैसा कि शादीशुदा लड़कियां पैरों में लगाती है। फिर उसने नेल पॉलिश उसकी हाथों की उंगलियों में लगाया। वह लड़की अपनी उंगली को मोड़ रही थी और इस काम से मना कर रही थी, लेकिन लड़का कहाँ मानने वाला था। इसके बाद वो कुछ रंगीन चूड़ियां उस लड़की की कलाई में पहनाने लगा। उस सुनसान रात में चूड़ियों की वो खनक अजीब सा डर भी पैदा कर रही थी। अब सारी तैयारी हो चुकी थी। अघोरी ने कोई मंत्र पढ़ा और अपने पास रखे चावल के कुछ टुकड़ों को उस लड़की की तरफ उछाल दिया। फिर अघोरी ने उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अब इसकी गर्दन काट दो, चढ़ा दो इसकी बलि। वो लड़का खड़ा हुआ और उसने तलवार उठाई और उसका जोरदार वार लड़की की गर्दन पर कर दिया। चीख की एक जोरदार आवाज उस सन्नाटे को भंग करती हुई निकली और फिर सब खामोश हो गया। लड़के का चेहरा पूरा खून से भर गया और उसकी तलवार खून से सन गई और ना चाहते हुए उसकी भी चीख निकल गई। चीख के साथ ही आदित्य की आंखें खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसने एसी की कूलिंग और भी कम किया और उठकर फ्रीज के पास गया। उसने उससे बोतल निकालकर पानी पीने लगा। पानी पीते ही उसकी नजर घड़ी की सुई पर गई। घड़ी के समय को देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। रात के 2:30 बज रहे थे। कॉल सेंटर की अपनी कैब में बैठी नताशा अपने घर की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, फिर भी वो अपनी आंखों को फाड़े रात के उस सन्नाटे को ना सिर्फ सुन रही थी बल्कि देख भी रही थी। वह सड़क इस समय बिल्कुल खामोश सी है। वह दिन में कितना शोर करती है, वो बार बार यही सोच रही थी। कॉल सेंटर के जितने भी स्टाफ थे उनमें से लगभग सभी को कैब ने उनके घर छोड़ दिया था। नताशा का घर ही सबसे आखिर में आता था। घड़ी की सुई टिक टिक कर आगे बढ़ रही थी। कैब का ड्राइवर बीच बीच में कार की मिरर से नताशा को देखता और कैब में बज रहे 90s के गाने की धुन पर अपना सिर हिलाता। भैया, आपको 90s के गाने बहुत पसंद है क्या? हर दिन आप यही बजाते हैं। नताशा का घर आ गया था। उसका घर मेन सड़क से थोड़ा हटकर गली में था। उस गली में कार नहीं जाती थी, इसलिए उसके ऑफिस की कैब हर दिन उसे सड़क पर ही छोड़ देती थी। नताशा कैब से उतरकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। वो अपना फोन निकाल ही रही थी कि पीछे से एक आदमी आया और उसके सिर पर जोर से किसी भारी चीज से हमला कर दिया। नताशा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। नताशा को जब होश आया तो उसके हाथ पांव बंधे थे। उसके मुंह पर एक नकाब डाला हुआ था। उसके कानों में कोई मंत्र गूंज रहा था और नाक में अगरबत्ती की खुशबू। वो चीखना चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह पर तो पट्टी लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से नकाब हटाया गया। पट्टी अब भी उसके मुंह पर थी। नकाब हटाते ही उसने जो देखा, उसे देख वो अंदर तक कांप गई। उसके सामने आदित्य हाथ में तलवार लिए हुए बैठा था। आदित्य के बिल्कुल बगल में सफेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का चेहरा देखकर लग रहा था कि इसकी मौत हुई कई दिन हो गए हैं। लड़की की लाश के सामने ही एक गंदी सी शक्ल का अघोरी भी था, जो आंखों को बंद किए मंत्र बुदबुदा रहा था। लड़की के हाथ और पैर खोल दो और इसे बलि के लिए तैयार करो। और हाँ, तुमने पूरी तरह तस्दीक कर ली है ना कि इसका कोई अंग भंग तो नहीं है? आदित्य ने अघोरी की ओर देखा
और उसे आश्वस्त किया कि इस बात की फिक्र ना करें। उसके बाद उसने तलवार नीचे रखी और वहीं पास पड़े मिट्टी के मटके को उठाकर नताशा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो नताशा के करीब आता, नताशा को लगता कि वो मौत के करीब आ रही है, क्योंकि सारी तैयारियां देखकर वो समझ गई थी कि ये लोग उसकी बलि देना चाहते हैं। आदित्य मटका लेकर नताशा के पास पहुंचा और उसके ऊपर पानी डालने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक उस समय होता है जब उसके सामने मौत खड़ी होती है। नताशा ने एक लात आदित्य के पैरों के बीच में मारी और पूरी ताकत से वहां से भागने लगी। आदित्य इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो दूर जा गिरा। पकड़ो, पकड़ो उसे, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, पकड़ो। तांत्रिक की यह आवाज आदित्य के कानों में गूंजने लगी और वो नताशा के पीछे भागने लगा। नताशा भागे जा रही थी, भागे जा रही थी। फिर एक जगह वो पेड़ों की ओट में जाकर छिप गई। उसकी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। धक 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 करती उसकी दिल की धड़कन की आवाज ऐसी थी जिस आवाज को उसने कभी नहीं सुना था। आदित्य उसका पीछा करता करता उस पेड़ से आगे निकल गया। नताशा अपने आप पर किसी तरह कंट्रोल कर छिपी हुई थी, लेकिन तभी किसी कीड़े ने नताशा के चेहरे पर रेंगना शुरू किया। नताशा अब भी अपनी चीख को रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उस कीड़े ने जैसे ही उसके चेहरे पर काटा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और चीख की आवाज ने आदित्य के पैर पीछे खींच लिए। वह उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे ओट में छिपी नताशा दिख गई। वह दबे पांव उसके पास जाने लगा। कुछ देर बाद एक जोरदार आवाज से फिर से वो शमशान गूंज उठा। आदित्य जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। नताशा ने एक बड़ा भारी पत्थर उसके सिर पर मार दिया था। खून की धार उसके सिर से बह रही थी। वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जा रहा था।